इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। घर को जला देना चाहता था। बारिश का ठंडा पानी भी उसके अंदर की आग को बुझा नहीं पा रहा था। रात के घने अंधेरे में देहरादून की सड़क पर दो लड़कियां हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए चल रही थीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, दो लड़कियां, वो भी अकेले सुनसान सड़क पर। हम बताते हैं। हमारा नाम दुआ अहमद खान है और ये हमारे साथ है हमारी बेस्ट फ्रेंड ईसा जायसवाल। ईसा दुआ की अम्मी अब्बू से लड़ झगड़ कर अपने साथ अपनी बहन की शादी में देहरादून लेकर आ गई। शादी की शॉपिंग में दोनों इतने ज़्यादा खो गई कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। नतीजा ये कि दोनों को कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिला। कैब वालों का स्ट्राइक भी था तो कैब भी बुक नहीं हो सकती थी। रहा है, दुआ के मन ही मन सोचा और ईसा को घूर कर देखते हुए तेज आवाज़ में खिंचते हुए बोली, यार ईसा, और कितना चलना है? हमसे अब और नहीं चला जाएगा, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। ईसा ने वही कहा जो पिछले 1 घंटे से बोलती आ रही थी, बस 10 मिनट और, दुआ, हम पहुंचने वाले हैं। दुआ ने उसे अपनी कंजी आंखों से घूरा और कहा, बस बहुत हो गया, इतनी देर से तूने बार बार 10 मिनट बोल कर 1 घंटा कर दिया। के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी और दोनों ने अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। जैसे ही वो रोशनी उनकी आंखों पर से हटी, दोनों ने हाथ हटाया और सामने देखा एक कार जो तेज रफ्तार से चली आ रही थी। ईसा ने उस कार को देखकर कहा, क्या इसका ड्राइवर ड्रंक है? देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, दुआ ने अपनी नज़रें कार के ऊपर गड़ाए हुए ही कहा। अभी दोनों खड़े उस कार को देख ही रहे थे कि तभी कार की दूर तक चली गई। पहली बार दोनों ने लाइव एक्सीडेंट देखा था। दुआ ने खुद से ही कहा, 20 साल की लाइफ में पहली बार लाइव एक्सीडेंट देखने उसके हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है। एक धीमी और डरी आवाज़ ने दुआ के कानों में गई, दुआ, चल यहाँ से जल्दी, मुझे डर लग रहा है। अब दुआ क्या करती, डर तो उसे भी लग रहा था। अरे पर हम थोड़ी ना जा सकते हैं, दुआ ने सोचा और कहा, ईसा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। दुआ का इतना कहना ही था कि ईसा उस पर बरस पड़ी। तेरा दिमाग खराब हो गया, हमें इन सब में नहीं पड़ना, तू चल यहाँ से। दुआ जानती थी ईसा नहीं मानेगी। उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया और वहीं अपना इमोशनल डायलॉग मारा, अगर इसकी जगह हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता तो तब तुम क्या करती? दुआ का इतना कहना ही था कि ईसा उसे घूर कर देखने लगी, मानो कह रही हो, बस कर, मेरी माँ कितना ब्लैकमेल करेगी अपने इस इमोशनल डायलॉग से। ईसा की खामोशी उस उल्टी पड़ी कार के पास गई। एक आदमी की दर्द से कराहने की आवाज़ दुआ के कानों में गई और उसने जल्दी से कहा, देखो ईसा, वो जिंदा है। ईसा ने झुंझलाते हुए कहा, कान है मेरे पास। ईसा का गुस्सा होना जायज़ था तो दुआ ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर तो ले आए, पर अब उसे देखकर दोनों को बहुत डर लग रहा था। सर पर चोट लगने की वजह से चेहरा पूरा खून में भीग गया था, शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। या था तभी ईसा ने तेज आवाज़ में कहा, अरे इसकी तो सांसें ही रुक गई। क्या सच में ये मर गया? दुआ ने पूछा। दुआ की बातों पर ईसा ने झुंझलाते हुए कहा, सांसें रुक गई तो मर ही गया होगा ना। दुआ ने ईसा की बातों को इग्नोर किया और उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड 2 उंगली रखकर प्रेस करके उसकी हार्ट बीट चेक की। इनकी हार्ट बीट तो चल रही है, दुआ ने कहा, पर ये सांस क्यों नहीं ले रहा? ईसा ने कहा, ईसा, इसकी सांसें वापस आ जाएंगी, पर तुझे इसे अपनी सांसें देनी होगी, दुआ ने कहा। दिमाग खराब हो गया है तेरा, मेरा बॉयफ्रेंड है और क्या तू जानती नहीं मैं ये नहीं करूँगी? तू बचाना चाहती है इसे, तू ही कुछ कर, जब तक मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। ईसा ने जवाब दिया और उठकर फ़ोन लेकर दूसरी साइड चली गई। को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसने अपने सामने लेटे उस आदमी को देखा जो मौत और ज़िंदगी के बीच के रास्ते पर खड़ा था। उसकी ये हालत दुआ को उसके अतीत की याद दिला रही थी। न जाने दुआ को क्या हुआ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके होठों को थोड़ा खोल कर उस पर अपने होठ रख दिए और उसे अपनी सांसें देने लगी। जब ईसा कल करके पीछे मुड़ी तो दुआ को अनजान आदमी को अपनी सांसें देता देख कर चौंक गई। ईसा ऐसी खड़ी होकर उसे देख रही थी
जैसे वो कोई स्टैच्यू है। कुछ समय बाद उस आदमी के साथ दोनों कहा, पहले फॉर्म फिल करो, फिर अंदर ले जाना। बताओ, ये भी कोई बात हुई? आदमी यहाँ इतना घायल है और इन्हें फॉर्म फिल करने की पड़ी थी। दुआ ने खुद से कहा और अपनी फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही वो जाने को हुई, रिसेप्शनिस्ट ने उसे फिर से रोका। आपने पेशेंट के साथ अपना रिलेशन तो मेंशन ही नहीं किया। दुआ कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड बॉय ने कहा, अरे देख नहीं सकती हो, ये इनकी वाइफ है, ज़रा इनके कपड़े देखो, इनकी हस्बैंड का खून इनके कपड़ों पर कैसे लगा है। वार्ड बॉय की बात सुनकर दुआ ने अपने मन में ही चीखते हुए कहा, हस्बैंड? ये हमारे हस्बैंड नहीं है। अरे हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे, हम तो इन्हें जानते तक नहीं हैं। दुआ ने लाचारगी से ईसा की तरफ देखा जो उसके ऊपर मन ही मन हंस रही थी। दुआ की हालत पर तरस खाकर ईसा उसके पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, ये जो रायता फैला है ना, इसे अब तू ही समेटेगी, कुछ सही मत लिखना। दुआ ने एक बार फिर हाथों में पेन पकड़ा और वाइफ के कॉलम पर टिक कर दिया कर रहे थे। दोनों वहीं बेंच पर बैठी थी। बार बार दुआ अपने दुपट्टे को हाथों से बात ही नहीं कर रही थी। तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। क्या वो ठीक हैं डॉक्टर? दुआ ने जल्दी से पूछा। सही टाइम पर ले आई आप उन्हें, वरना उन्हें बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर की बात सुनकर दुआ ने स्माइल की ही थी कि उसके अगले पल वो उसने से छीन गई। डॉक्टर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पर अभी खतरा टला नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैंक से भी पता किया है, वहाँ पर भी नहीं है। डॉक्टर की बात पर दुआ ने कहा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? दुआ के सवाल पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। दुआ उनके देखने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो नेगेटिव बहुत ही रेयर है। उनकी बात सुनते ही दुआ ने जल्दी से कहा, ये ग्रुप तो हमारा भी है, आप हमारा ब्लड ले लीजिए। दुआ की बातों से डॉक्टर तो खुश हो गए थे, पर ईसा वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ईसा ने दुआ के कान में धीरे से कहा, पागल हो गई है क्या? दुआ ने ईसा को समझाते हुए कहा, अब इतनी मेहनत ही हमने उसे बचाने की, ऐसे ही थोड़ी ना मरने देंगे। थोड़े से खून की ही तो बात है, हम अभी देकर आते हैं। दुआ अपनी बात कही कर चली गई तो वहीं ईसा गुस्से से बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे खून नहीं पानी दे रही हो। आदमी को देख रही थी जिससे उसके शरीर से निकल रहा ब्लड इकट्ठा हो रहा था और दूसरी तरफ लेटे उस आदमी के शरीर में जा रहा था। दोनों के बीच की दीवार पर्दे की थी। पर्दे की इस तरफ दुआ और पर्दे के दूसरी तरफ वो आदमी। ब्लड डोनेट करके दुआ बाहर आई तो उसके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले दुआ गिरती ईसा ने संभाल लिया और उसे ताने देते हुए बोली, कहो तो 2-4 बोतल ब्लड और डोनेट करवा दूँ। दुआ ने पलट कर ईसा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ताने सुनती रही। मान नहीं रहा था, पर ईसा से उसे पंगे नहीं ले सकते हम। दुआ ने सोचते हुए अपनी गर्दन छोटे बच्चे की तरह हाँ में हिला दी। ईसा दुआ का हाथ पकड़ उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगी। दुआ के कदम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, पर उसकी नज़रें रूम को देख रही थी जिस रूम में वो आदमी था। बढ़ता हुआ फासला उसे ऐसा फील करवा रहा था जैसे बहुत कीमती कुछ उसका पीछे छूट गया हो। देर रात दोनों घर पहुंची। कल शादी थी तो सब सो चुके थे। दबे पाँव दोनों भी अपने रूम में जाने लगी। तभी एक कड़क आवाज़ दोनों के कानों में गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने लेडी डॉन खड़ी थी, ईसा की दादी माँ अनीता जायसवाल। वो दोनों के पास आई और दोनों के कानों को पकड़कर मोड़ते हुए बोली, ये कोई टाइम है तुम दोनों के घर आने का? अभी क्यों आई, सीधा सुबह ही आती। दादी की बात सुनकर दुआ ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी भी दोनों की तरह साफ साफ चुगली कर रही थी और रात के 3 बजा रही थी। ईसा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, दादी वो ऑटो नहीं मिल रहा था। दादी ने अपनी छड़ी उठाई और ईसा के बैक पर मारते हुए बोली, इससे अच्छा झूठ नहीं मिला। ईसा चिल्लाते हुए बोली, दादी प्लीज़ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। दादी ने दोनों के कान छोड़े और अपनी आंखों से डराते हुए बोली, सच बताओ। उनका लहजा कुछ ऐसा था, झूठ उनसे बोला नहीं जाता, तो दोनों ने सच ही बता दिया।
उनकी बात सुनकर खुशी से दादी ने दोनों के माथे को मैदान में होर्डिंग हो रही थी, तो वहीं मैदान के जस्ट बराबर में बने होटल पैराडाइज के टॉप फ्लोर के वीआईपी रूम में बेड पर एक लड़की बैठी थी, जिसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे जो उसके जिस्म को ढकने में ना रख दे, क्योंकि एक हुस्न ही ऐसी चीज़ है जिसके आगे हर कोई अपना सर झुकाता है, ज़रूरत से या मर्जी से, पर झुकाता ज़रूर है। तभी एक आदमी, नहीं लड़का, उस जिसकी उम्र 28 साल थी, रेस्टरूम से बाहर आता है। सांवला रंग, काली खौफ जदा आंखें, परफेक्ट फेस कट, तीखी नैन नक्श और ऊपर से उसकी वो मस्कुलर शर्टलेस बॉडी, माथे पर बिखरे बाल उसे किलर लुक दे रहे थे। क्या इतनी खूबसूरत आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा तो मिलिए इनसे। हमारी स्टोरी के मेन लीड SSR से शौर्य सिंह के दिल को धड़काने और सभी बिजनेसमैन का एकलौता दुश्मन, एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून, वर्ल्ड के टॉप 5 बिजनेसमैन की लिस्ट में रहने वाला शौर्य सिंह रायजादा, द वेपन किंग और बेटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, जो अभी अपनी जलती आंखों से आग उगल रहा था और बेड में बैठी उस लड़की को घूर रहा था। वो लड़की जो उसे सिड्यूस करने आई थी, शौर्य के ऊपर अपने हुस्न का जादू चलाने आई थी। शौर्य के ऐसे रूप को देखकर एयर कंडीशनर में भी वो पसीने से भीग गई थी। अब ये शौर्य की नज़रों की गर्मी का असर था या उसके डर का, ये तो सिर्फ वो लड़की ही जानती थी। शौर्य के काउच पर बड़ी चादर उठाई और उस लड़की के ऊपर फेंकते हुए बोला, ढको खुद को और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँ। वो लड़की शौर्य के यहाँ से भाग गई। उस लड़की के जाते ही लड़का अंदर आया, जिसने 3 पीस सूट, आंखों पर चढ़ा ब्लैक कलर का शेड्स हटाते हुए बोला, ये लड़की कौन थी शौर्य? मुझे नहीं पता, पता करो ये लड़की मेरे बेड तक कैसे पहुंची। रूम से अटैच बार में से किसी विस्की की बोतल लाकर पूरे बेड गिरा देता है, फिर लाइटर से होठों के बीच रखी सिगरेट को जलाता और उस लाइटर को बेड पर। वो लड़का आग की लपटों को देखकर कहता है, अबे यार ये क्या किया तूने? तू जानता है ना नाराज मैं कितनी नफरत करता हूँ इन लड़कियों से। लड़कियाँ कुछ पैसों के लिए किसी भी हंसते खेलते घर को बर्बाद कर देती हैं। वो मेरी जैसी भी चीज़ का छुएंगी मैं उन्हें जला दूंगा। नफरत है मुझे इन लड़कियों से जो किसी के भी घर को चंद पैसों के लिए बर्बाद कर देती हैं। अगर किसी दिन तुझे छू लिया उन लड़कियों ने तो। राज का इतना कहना था कि शौर्य को अपने होठों पर नर्म होठों की गर्मी का एहसास होने लगा। मुझे सिर्फ एक लड़की ही छू सकती है इस दुनिया में। शौर्य ने ग्लास वॉल पर हाथ रखकर बाहर स्टेडियम को देखते हुए कहा, हाँ, जिसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए। भाई कौन थी वो? राज ने कहा तो शौर्य ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं। राज ने फिर से कहा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चल, सब तेरा वेट कर रहे हैं। तू चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ, शौर्य ने कहा और वार्डरोब से कपड़े निकालकर चेंज करने लगा। जब 3 पीस ब्लैक सूट में शॉर्ट स्टेडियम सावले रंग होने के बावजूद शौर्य कहर ढा रहा था। उसे देखकर लड़कियां अपना दिल हार गई थी। उस पर शौर्य को देखकर लड़कियों ने आहें भरते हुए लंबी सांस ली। जहां एक तरफ सबका ध्यान SSR पर था तो वहीं SSR का पूरा फोकस स्टेडियम में हो रहे मैच पर था। शौर्य ने मैच खेल रहे क्रिकेटर्स को डेविल स्माइल करते हुए एक नज़र देखा और फिर स्टेडियम के VIP रूम में पहुंच गया, जहां पहले से ही कुछ लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शौर्य अपनी चेयर पर जाकर बैठा और तभी एक आदमी ने कहा, मिस्टर SS काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। वी वांट टू परचेज दिस। श्योर, शौर्य ने डेविल स्माइल देते हुए कहा। अब कीमत बताइए, हम हर कीमत पर उन्हें खरीदेंगे, आदमी ने कहा। $50 मिलियन। शौर्य ने जब कीमत बताई तो उस आदमी के होश उड़ गए और वो सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर शौर्य ने डेविल लुक देते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तो आप उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे, फिर अब क्या हुआ? उस आदमी ने शौर्य की बातों पर कहा, आप वेपन रेडी रखिए, हम 2 दिन में पैसे आप तक पहुंचा देंगे। शौर्य ने उसकी बात सुनकर उसे स्माइल दी और उसे बाहर जाने का इशारा किया। शौर्य के साथ बैठे राज ने कहा, यार तूने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। इतना ज़्यादा कीमत कौन बताता है भाई? उन्होंने खुद कहा था वो किसी भी कीमत पर वेपन्स खरीदेंगे, शौर्य ने कहा। तो राज ने कहा, अब ये सब छोड़, ये बता मैच किसे जिताना है? पैसे किस पर ज़्यादा लगे हैं? इंग्लैंड पर, राज ने कहा।
तो शौर्य ने उसकी बातों का आंसर देते हुए कहा, तो आज का मैच इंग्लैंड ही हारेगी। आर यू श्योर ब्रो? राज ने कहा। वेरी श्योर, शौर्य ने कहा और उठकर चला गया। इंडिया में जैनुअल कॉलेज के बाहर खड़ी एक लड़की ऑटो वाले को से झगड़ रही थी। अरे भैया 10 रुपये वापस करो हमारे। दुआ ने ऑटो वाले से अपने बचे हुए पैसे मांगते हुए कहा। स्टैंड से यहाँ तक के 50 रुपये ही लगते हैं। अरे ऐसे कैसे, आपने 2 दिन में ही किराया बढ़ा दिया। परसों तो हम 40 रुपये में ही आए थे। कल हमें बुखार था सो हमने छुट्टी कर ली। आप ऐसे कैसे एक दिन में किराया बढ़ा सकते हैं? दुआ के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, किराया तो बढ़ेगा ही ना मैडम। तो 5 रुपये बढ़ाते ना, सीधा 10 रुपये कौन बढ़ाता है भैया? ऑटो वाला दुआ से बहस करके परेशान हो गया था और तो उसने झुंझलाते हुए, किराया मैंने नहीं, हमारे यूनियन लीडर ने बढ़ाया है। आप उनसे जाकर बात कर दे और मुझे बख्श दे। अपनी बात खता हावी हुआ वो चलते हुए कैंटीन में जाकर बैठ गई। तभी आयशा, मोहित और ऋषि उसके पास अगल बगल आकर बैठ गए और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ दुआ, आज इतनी दुखी क्यों है? दुआ ने रुआनी आवाज़ में कहा, हमारे 10 रुपये। सब ने एक साथ चौंकते हुए कहा, क्या? मैडम के 10 रुपये ऑटो वाला लेकर चला गया। उसी के दुख में ऐसी शक्ल बना रखी है मैडम ने। पीछे से आगे आते हुए ईसा ने कहा, तुमने हमें देखा था? दुआ ने पूछा। हाँ, जब तुम 10 रुपये के लिए ऑटो वाले से बहस कर रही थी, तुझे मैं ही आसपास के सभी लोग आंखें फाड़े देख रहे थे। यार दुआ, ऐसा कौन करता है? 10 रुपये ही तो थे। तू उससे ऐसे लड़ रही थी जैसे वो तुझसे 10,000 मांग रहा हो। पैसे पैसे होते हैं, फिर चाहे वो 10 रुपये हो या 10,000। अगर उनके 10,000 बनते तो हम 10,000 भी देते उन्हें, पर उन्होंने झूठ बोलकर लिए हैं एक्स्ट्रा पैसे। दुआ ने मुंह फुलाते हुए कर रही थी ना। आयशा ने एक्साइटेड होते हुए आ गया, तो किसने कहा था 2 नाव में सवार होने के लिए? ऋषि ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा, हम पापा के सपने को पूरा करना चाहते थे, पर हम हमारे सपने को भी जीना चाहते थे। अब्बू चाहते थे हम पढ़ लिख कर उनके जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर बने, पर हम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते थे। होने वालों की नैया डूबती है, पर अब कर भी क्या सकते थे हम। थक हार कर दुआ घर पहुंच गई और डोरबेल बजाई। डोर ओपन होते ही 2 शैतान आंखें उससे ही घूरने लगी। ऐसे क्या देख रहे हो, हटो हमारे सामने से। दुआ ने अपने छोटे भाई का आरव और साइड करते हुए कहा। आरव अभी हाई स्कूल में ही है, उससे पूरे 6 साल छोटा है। दुआ की अम्मी मन्नत एक हाउसवाइफ है। अब्बू असद अहमद खान एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अम्मी भूख लगी है, हमें हमारा खाना लगा दीजिए। दुआ ने चेयर को पीछे कर बैठते हुए कहा। हाँ अम्मी, जल्दी लगाइए वरना आप प्लेटें तोड़कर खाना शुरू कर देंगी। आरव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आरव की बात पर दुआ ने उसे घूर कर देखा। हमें ऐसे ना डराएं आपा, आप हाँ अपनी इन कंजी आँखों से बिल्ली लगती हैं। जब ऐसे ही देखती हैं तो अच्छा नहीं लगता। आपने सुबह हमारा पराठा खाकर, आरव ने दुआ पर झूठ। दुआ ने जवाब में अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आपा आपको अपने छोटे भाई के ऊपर अत्याचार करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं आती हमें शर्म। तुम जैसे हमारे साथ करोगे हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। दुआ ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे बस भी करो, इतना कौन लड़ता है? जरा देखो एक दूसरे को, इतने बड़े हो गए दोनों, पर आज भी बच्चों के जैसे लड़ रहे हो। किचन से बाहर आते हुए मन्नत ने कहा, अम्मी बच्चा मैं हूँ, आपा को कुछ समझाओ, आप इतनी बड़ी है हमसे फिर भी लड़ती हैं। आरव ने दुआ को घूरते हुए कहा। दुआ को अपना असाइनमेंट बनाना था तो उसने ज़्यादा आरव से बहस नहीं की और खाना खाकर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ इंग्लैंड में इतना क्या सोच रहा, एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? फ्लाइट का टाइम हो गया। राज ने शौर्य को देखते हुए कहा, तू चॉपर मंगवा, मैं 10 मिनट में आता हूँ। शौर्य की बात पर राज ने कहा, क्या ही आदमी है, हर 1 मिनट में इसके प्लान चेंज होते रहते हैं। पहले फ्लाइट से जाने वाला था, अब इसे चॉपर से जाना है। राज ने झुंझलाते हुए कहा और फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। 10 मिनट बाद होटल पैराडाइज के टेरेस पर एक चॉपर खड़ा शौर्य का वेट कर रहा था। शौर्य और राज के बैठते ही चॉपर ने इंडिया के लिए उड़ान भरी।